हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कानून क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्या है, नर्वस शॉक। ठीक है, इसमें हम देखेंगे नर्वस शॉक का मीनिंग, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आप एज इट इज़ एग्जाम में लिख सकते हैं और 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे प्राइमरी विक्टिम और सेकेंडरी विक्टिम क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट नर्वस शॉक के, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरा चैनल नया है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और अगर वीडियो में कोई भी कमी लगे तो कमेंट में मुझे बता दिया कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं नर्वस शॉक का आपको मीनिंग बताना चाहूंगी। आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसमें लिखेंगे, मैं आपको बता दूं कि नर्वस शॉक जो होता है ना, वो एक फिजिकल इंजरी नहीं होती। जैसे मान लीजिए सामने से एक इंसान गाड़ी चला के आ रहा था, उसने दूसरे इंसान को ठोक दिया, तो अब क्या, मान लीजिए उसके पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो वो एक फिजिकल इंजरी हो गई। बट नर्वस शॉक में क्या होता है, फिजिकल इंजरी नहीं होती। नर्वस शॉक क्या है, एक नर्वस शॉक इज अ मेंटल और साइकेट्रिक इंजरी। वो क्या होती है, एक मेंटल इंजरी होती है, मतलब ब्रेन में होने वाली, जैसे किसी को शॉक लग गया, बहुत कोई ज्यादा सदमे में पहुंच गया, ऐसी वो होती है। ठीक है, और ये किस लिए होता है, कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ अनदर पर्सन, मतलब किसी और इंसान की नेग्लिजेंस की वजह से। नेग्लिजेंस का मतलब मैंने बताया था आपको पहले वाली वीडियो में, लापरवाही की वजह से क्या है कि किसी पर्सन को क्या है, मेंटल और साइकेट्रिक इंजरी हो गई है, फिजिकल इंजरी नहीं हुई है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको नर्वस शॉक बोलते हैं। अब ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में भी हम कोर्ट के पास जाके क्या है, कंपनसेशन ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए भले हमें फिजिकल इंजरी तो नहीं हुई है, लेकिन हमें मेंटल इंजरी तो हो गई है ना, जिसकी वजह से क्या है, हमें डॉक्टरों के अभी भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं, दवाइयाँ गोलियाँ खानी पड़ रही है, और क्या है, हम अपनी लाइफ पहले की तरह नहीं जी पा रहे हैं, अभी भी सदमे में जी रहे हैं। तो ये किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट से कंपनसेशन ले सकते हैं। इंस्टेड इट इज एन इमोशनल और मेंटल इलनेस दैट डेवलप्ड आफ्टर अ पर्सन। ठीक है, ये कब होती है, जब कोई पर्सन क्या करता है, देख लेता है और सुन लेता है एक शॉकिंग इवेंट को। नर्वस शॉक कब होता है, जब कोई पर्सन क्या करता है, देख लेता है किसी एक्सीडेंट को या कोई भी हादसा होते हुए देख लेता है, या उस हादसे के बारे में सुन लेता है, और फिर उससे उसको क्या होता है, सदमा लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम नर्वस शॉक बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। नर्वस शॉक इज अ मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड साइकेट्रिक इलनेस। अब हर इंसान ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे को नर्वस शॉक हो गया, मुझे कंपनसेशन चाहिए। मतलब क्या है, मेडिकली रिकॉग्नाइज, मतलब डॉक्टर वगैरह को रिकॉग्नाइज, मतलब बताना पड़ता है कि भाई हाँ, जो ये इसको हुआ है, नर्वस शॉक जो लगा है वो एक्सीडेंट की वजह से ही लगा है, ये उस इंसान को प्रूव करना पड़ता है। कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ अनदर पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम विटनेसिंग और हियरिंग द शॉकिंग इवेंट रादर देन फ्रॉम फिजिकल। ये जो हमने अभी नॉर्मल भाषा में पढ़ा ना, कि वो मेंटल और फिजिकल इलनेस होती है और किसी इवेंट को, डेंजरस इवेंट को देखने या सुनने से होती है, वो इसमें लिखा हुआ है। ये मैंने कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन दी है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा और एज इट इज एग्जाम में लिख दीजिएगा। जो भी मैंने आपको ऊपर बताया नर्वस शॉक क्या होता है, ये वही है। इससे आपके 1-2 मार्क्स तो बड़े आराम से बढ़ जाएंगे। चलिए अब मैं आपको नर्वस शॉक का एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। अब मान लीजिए रिया है, अब ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये हमारी रिया है। अब हमारी रिया मैडम क्या कर रही थी, ट्यूशन से तो भैया घर जा रही थी। ए क्या हुआ, गाड़ी चलाता हुआ आया और इसने तेज स्पीड में चला रहा था, नेग्लिजेंट था, लापरवाही कर दी इसने, तेज स्पीड में चला रहा था और रॉन्ग टर्न लेके क्या है, बी को ठोक दिया। अब बी क्या है, देखो यहाँ पे खून में लथपथ बेचारा सड़क पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमारी रिया मैडम क्या कर रही थी, रिया सी अ रोड एक्सीडेंट कोज बाय अ नेग्लिजेंट ड्राइवर। मतलब क्या हुआ, नेग्लिजेंट डॉक्टर, वो ड्राइवर की लापरवाही से क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, रिया ने उस एक्सीडेंट को देख लिया। अब इस एक्सीडेंट को देखने की वजह से क्या हुआ, रिया को ना पीटीएसडी हो गया, मतलब क्या, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, और लाइक नाइटमेयर, पैनिक अटैक, उसको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आने लग गया, नाइटमेयर्स आने लग गया, और वो अपनी नॉर्मल लाइफ अब नहीं जी पा रही थी। ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, कंपनसेशन कोर्ट में जाके नर्वस शॉक के लिए क्लेम कर सकती है। इट इज एन इलनेस और मेडिकली रिकॉग्नाइज डायरेक्टली लिंक्ड टू द एक्सीडेंट। अब जैसे देखो, ये डायरेक्टली इसने एक्सीडेंट देखा ना, इसलिए तो इसको हो गया है ये, है ना। अब ये देखिए, अब हम यहाँ पे क्या देखें कि जो हमारी रिया है, इसको कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई है यहाँ पे, बट इसको क्या है, इसने एक्सीडेंट को देख लिया है, उसकी वजह से उसे नर्वस शॉक लग गया है, तो वो क्या कर सकती है, कोर्ट में जाके कंपनसेशन ले सकती है। चलिए अब हम नर्वस शॉक में देख लेते हैं विक्टिम कितने टाइप के होते हैं। नर्वस शॉक में भी अब जैसे मान लीजिए रिया जो थी, रिया क्या थी, रिया विक्टिम ही तो थी ना, बट नर्वस शॉक में क्या होता है, 2 टाइप के विक्टिम होते हैं। एक कौन-सा होता है, हमारा प्राइमरी विक्टिम कहलाता है, और एक कौन-सा होता है, सेकेंडरी विक्टिम कहलाता है। मैं पहले आपको प्राइमरी विक्टिम बता देती हूँ। प्राइमरी विक्टिम क्या होता है, जो कि क्या होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। मतलब क्या हुआ है, वो एक्सीडेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है।
ठीक है, मतलब उसी के साथ हादसा हुआ होता है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, देखिए जैसे ये जो हमने पहले वाला एग्जांपल लिया था ना, ए और बी। अब ये मान लीजिए कि ए गाड़ी नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा था और उसने बी की बाइक को ठोक दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए बी को क्या है, बी को मान लीजिए चोट नहीं लगी है, ठीक है। अब मान लीजिए बी को क्या हुआ कि गाड़ी एकदम से बी के पास आई तेज एकदम से, और बी बाइक से गिर गया, लेकिन क्या है गाड़ी वाला बिल्कुल उसके मुंह पे आके ना गाड़ी रोक दी उसने, बिल्कुल इसके मुंह पे आके ना गाड़ी रोक दी, तो इससे इसको ज्यादा चोट नहीं लगी, बट इसलिए इससे क्या हो गया भैया, इसको सदमा वदमा लग गया, नर्वस शॉक हो गया इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए कार हिट्स राहुल, ही सर्वाइव, वो बच गया, बट लेटर डेवलप पीटीएसडी बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट की वजह से क्या हो गया, इसे पीटीएसडी हो गया। और तो इस केस में क्या कहलाएगा, राहुल क्या कहलाएगा हमारा, राहुल कहलाएगा प्राइमरी विक्टिम, ठीक है। और उसी तरह जो हमारी रिया थी, रिया एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं थी, उसने क्या करा था, एक्सीडेंट को देखा था, तो रिया क्या हो गई, हमारी सेकेंडरी विक्टिम हो गई थी, ठीक है। अ प्राइमरी विक्टिम इज अ पर्सन हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, जैसे हमारा ये बेचारा राहुल जो था डायरेक्टली इन्वॉल्व था, तो राहुल क्या हो गया, हमारा प्राइमरी विक्टिम हो गया। अब इसमें भी क्या है, कोर्ट ने कंडीशन दी हुआ है कि कब कब प्राइमरी विक्टिम जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, मतलब कब कब कोर्ट के पास जाके डैमेजेस ले सकता है, ठीक है। अ पर्सन दैट वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, मतलब देखिए जो मैंने ऐसे ऑरेंज या कलर किया हुआ है ना, आप एग्जाम में इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे को सारी चीजें पता है और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आंसर राइटिंग अच्छी हो जाती है। तो क्या पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे कि हमारा राहुल भाई डायरेक्टली एक्सीडेंट में होना चाहिए था। द पर्सन सफर्ड फिजिकल इंजरी, अब मान लीजिए राहुल को थोड़ी बहुत चोट लग गई है तो कोई बात नहीं, पर्सन ने क्या है फिजिकल इंजरी हो, थोड़ी बहुत होगी चलेगा, नहीं होगी तो भी चलेगा। और वॉज एन इमीडिएट डेंजर ऑफ इंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इमीडिएट डेंजर ऑफ इंजरी। जैसे मैंने बताया ना, मान लीजिए राहुल के मुंह पे आके गाड़ी रुक गई, राहुल को फिजिकल चोट नहीं लगी, बट वो कहता है इमीडिएट डेंजर ऑफ इंजरी, मतलब बिल्कुल आपके मुंह के पास आके गाड़ी रुक जाए, तो यार आप इंजरी के डेंजर में तो हो ना, मतलब आपके साथ हादसा होते होते बच गया ना, चोट लगते लगते बच गई। तो क्या है, प्राइमरी विक्टिम ऐसा ही होना चाहिए कि बस इसको लगते लगते बस भगवान की दुआ से बच ही गया, बस इसको चोट नहीं लगी, फिजिकल इंजरी नहीं हो गया। इमीडिएट डेंजर ऑफ इंजरी मतलब इसको इंजरी हो सकती थी, ठीक है। इवन इफ देर इज नो फिजिकल इंजरी, मैंने बताया ना जैसे राहुल को चोट नहीं लगी, फिजिकल इंजरी नहीं है, द पर्सन कैन क्लेम कंपनसेशन, पर्सन फिर भी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, कब, इफ दे सफर आ मेडिकल रिकॉग्नाइज साइकेट्रिक इलनेस, अब वो क्या होगा, तभी कर सकता है जब उनको क्या है, नर्वस शॉक लगा हो, एक मेडिकल रिकॉग्नाइज इलनेस जो हो गई हो, साइकेट्रिक इलनेस हो गई हो, तभी क्लेम कर सकता है। चलिए आपको मेरे ख्याल से समझ तो आ गया होगा प्राइमरी विक्टिम क्या होता है। अब मैं आपको इसके कुछ केस लॉज बता देती हूँ, उससे ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ड्यूली वर्सेस वाइफ बहुत ही टॉट का, मतलब नर्वस शॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। चलिए पहले देखते हैं। अब ये जो लेडी है ना, ये प्रेग्नेंट थी, और ये मान लीजिए ये ना इस दीवार के पीछे एक बार में बैठी हुई थी। द क्लेमेंट वॉज अ प्रेग्नेंट वुमन, ये जो देख रहे हैं ना आपको प्यारी सी लड़की, ये क्या है, ये क्या थी, प्रेग्नेंट थी, हु वाज बिहाइंड द बार एट अ पब। तो मतलब क्या है, ये मान लीजिए जो पब की दीवार है ना, इसके पीछे ये मैडम क्या थी, बैठी हुई थी। इतने में क्या हुआ, डिफेंडेंट जो वाइट था ना, उसके क्या हुआ, उसके सर्वेंट ने क्या करा, एक हॉर्स वैन जो थी ना इस बिल्डिंग में ठोक दी। अब मान लीजिए दीवार के पीछे ये बैठी थी, एकदम से डिफेंडेंट की जो नौकर था, सर्वेंट जो था, वो घोड़ा गाड़ी चला रहा था, और उसने बार की दीवार में जाके क्या करा, पब की दीवार में जाके उसे ठोक दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, द इंसिडेंट सेंड हर इनटू शॉक। अब मान लीजिए आप बैठे हो, पीछे से आके दीवार में कुछ बड़ा सा आके घोड़ा गाड़ी वैन ऐसा कुछ लग जाए, तो ऐसे ही इस बेचारी को भी क्या हुआ, एकदम से शॉक लग गया, और उसने वहीं पर क्या करा, एक प्रीमेच्योर बेबी को क्या दे दिया, जन्म दे दिया। अब उसकी वजह से क्या था, द चाइल्ड वॉज डिसेबल। अब वो एक प्रीमेच्योर बेबी था, प्रीमेच्योर बर्थ दिया था इसने, तो क्या था, चाइल्ड जो था ना वो बोर्न डिसेबल हो गया। अब तो क्या ये कंपनसेशन ले सकती है कोर्ट से, क्योंकि इसे नर्वस शॉक लगा, तभी तो इसको एकदम से प्रीमेच्योर बेबी हो गया ना, उसने देखो बर्थ दे दिया ना, विच कोज हर टू गिव बर्थ प्रीमेच्योरली, उसने क्या करा, एक प्रीमेच्योर बेबी को बर्थ जन्म दे दिया। अब इशू इस केस में क्या बनता है, वॉज द क्लेमेंट मेंटल हार्म एंड द प्रीमेच्योर बर्थ टू रिमोट टू बी रिकवरेबल, मतलब जो उसको मेंटल हार्म हुआ और जो ये प्रीमेच्योर बर्थ हो गया, क्या इसके लिए वो कंपनसेशन ले सकती है। द कोर्ट हेल्ड दैट द शॉक वॉज अ डायरेक्ट, पहले आप मुझे बताइए कि ये मैडम जो हो गई हमारी प्राइमरी विक्टिम हो गई, सेकेंडरी विक्टिम हो गई, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये है हमारी प्राइमरी विक्टिम, क्योंकि ये क्या है, एक्सीडेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। इन्हीं को ये क्या है, ये आपने हमने पढ़ा था ना अभी, इमीडिएट डेंजर, फिजिकल इमीडिएट डेंजर ऑफ इंजरी, उसमें ही तो थी ये। तो कोर्ट ने क्या बोला, द कोर्ट हेल्ड दैट द शॉक वाज अ डायरेक्ट एंड इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफेंडेंट एक्शन, मतलब डिफेंडेंट के जो घोड़ा गाड़ी ठोक दी इन्होंने दीवार में, इसी एक्शन की वजह से क्या हुआ है, उसको शॉक लगा है, ठीक है। द कोर्ट अवॉर्डेड हर डैमेजेस, और कोर्ट ने क्या करा, इनको डैमेजेस दे दिए, जो कि शॉक लगा था, किस लिए,
शॉक दैट ही हैड सफर्ड एन इंजरी टू हर चाइल्ड, जो इसके और इसके बच्चे, इसको शॉक लगा था और इसके चाइल्ड को जो इंजरी हुई है, प्रीमेच्योर बर्थ, डिसेबल हो गया ना, उसके लिए कोर्ट ने क्या करा, इसको कंपनसेशन दे दिया। चलिए अब एक और हम प्राइमरी विक्टिम का एक और केस देख लेते हैं। ये पेज वर्सेस स्मिथ 1996 का केस है। अब इस केस में क्या होता है, द प्लेंटिफ पेज जो होती है वॉज इन अ कार एक्सीडेंट विद द डिफेंडेंट। अब ये क्या होता है, इधर से पेज चला रही होती है, इधर से ये जो हमारा डिफेंडेंट है ये चला रहा होता है, ठीक है। हु वॉज नेग्लिजेंट, अब ये जो स्मिथ जो, ठीक है, क्या होता है, नेग्लिजेंट होते हैं। पेज डिड नॉट गेट एनी फिजिकल इंजरी, अब जो ये क्या आपस में इनकी, ये मैडम चला रही थी, ये चला रहे थे, इन्होंने नेग्लिजेंटली ड्राइव किया, देखिए यहाँ पे लिखा है ना नेग्लिजेंटली, ठीक है। अब ये क्या करा, पेज डिड नॉट गेट अ फिजिकल इंजरी, अब इनकी गाड़ी आपस में तो ठुकी, लेकिन पेज को क्या कोई भी फिजिकल, मतलब कोई हाथ पैर टूटा, सर्वर फूटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट इसको क्या था ना, पेज को पहले से ही ना एक इलनेस थी, आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर दूं, तो क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, इसको पीएफ सिंड्रोम कह देते हैं हम, इसको सीएफ, इसको ना सीएफ सिंड्रोम था, पहले से ही था इसको सीएफ सिंड्रोम, ठीक है। अब बट इस एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ, जो इसकी ये जो बीमारी थी ना वो परमानेंट हो गई, मतलब ये पहले से ही तो थोड़ा बीमार था, अब ये एक्सीडेंट में खुद इन्वॉल्व था ना, सामने ये भी तो गाड़ी में था इस वाली में, और ये इसमें मैडम इसमें थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसे जो ये बीमारी थी ना वो उसकी क्या हो गई, परमानेंट हो गई, और ये कोर्ट के पास चला गया, क्या लेने के लिए भैया, डैमेजेस लेने के लिए चला गया कि मुझे कंपनसेशन चाहिए। अब क्या, वॉज द स्मिथ लाइबल फॉर द प्लेंटिव साइकेट्रिक सिंड्रोम, अब क्या ये लाइबल है या नहीं है, चलिए अब देखते हैं। द हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वाज लाइबल, अब हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या बोला कि जो स्मिथ है वो लाइबल है। पेज वॉज अ प्राइमरी विक्टिम, मैंने बताया ना गाड़ी में बैठा, तो पेज क्या है, प्राइमरी विक्टिम है। बिकॉज ही वॉज एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ फिजिकल इंजरी, वो मैंने बताया ना इमीडिएट डेंजर ऑफ इंजरी, वो क्या था, एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ फिजिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी के डेंजर में वो था। हिज इलनेस, अब देखिए बीमारी तो थी, अब उसकी इलनेस क्या हो गई, और भी ज्यादा खराब हो गई, और ज्यादा वर्स हो गई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, और ये एक्सीडेंट की वजह से ही तो हुआ, तो कोर्ट ने क्या बोला कि भाई वो लाइबल होगा। द हाउस ऑफ लॉर्ड अलाउड द प्लेंटिफ अपील, अब कोर्ट ने क्या करा, प्लेंटिफ की अपील को लाइबल मान ली, वो अलाउ कर दिया। डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लाइबल, अब उन्होंने क्या बोला, जो स्मिथ है उसको लाइबल कर दिया, किस लिए, कि मतलब जो इसकी जो बीमारी हुई है वो इसकी वजह से हुई है, और क्या करा, इन भाई साहब को क्या मिल गया, कंपनसेशन मिल गया। अब पर्सन हु इज प्राइमरी विक्टिम एंड इज एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ फिजिकल इंजरी कैन क्लेम अ डैमेजेस फॉर साइकेट्रिक इंजरी, मैंने बताया ना प्राइमरी विक्टिम जो कि एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ फिजिकल इंजरी, वो इमीडिएट डेंजर ऑफ इंजरी की उसमें जो होगा वो क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब प्राइमरी विक्टिम का एक और केस देख लेते हैं, पेज वर्सेस स्मिथ, अच्छा ये तो हम देख चुके हैं। चलिए प्राइमरी विक्टिम तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं सेकेंडरी विक्टिम क्या होता है। अब प्राइमरी विक्टिम तो आपको पता था ना, जो डायरेक्टली क्या है एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, बट सेकेंडरी विक्टिम कौन था, हमारी रिया मैडम, एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं थी, साइड से जा रही थी, बट एक्सीडेंट को देख लिया। ऐसा आप एक बात बताइए, सड़क पे हर रोज हजारों से भी ज्यादा हादसे होते हैं, ठीक है, 10,000 लोग, मतलब मैं आपको बताऊं तो हमारे इंडिया में लगभग 10,000 लोग तो रोज एक एक्सीडेंट होते देखते ही होंगे, अगर हम टोटल करें, तो क्या वो सबके सब कोर्ट पहुंच जाएंगे कि भाई हम तो सेकेंडरी विक्टिम है, हमें नर्वस शॉक लगा, सदमा लगा है, हमें कंपनसेशन चाहिए, नहीं। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंडरी विक्टिम क्या होता है, और क्या क्या कोर्ट ने कंडीशन लगाई है कि सेकेंडरी विक्टिम कब कब कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। A secondary victim is a person who is not directly involved in the accident. सेकेंडरी विक्टिम क्या होता है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व एक्सीडेंट में नहीं होता, जैसे कि हमारी रिया मैडम जो थी वो क्या थी, डायरेक्टली एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं थी, साइड से जा रही थी, बट सफर आ रिकॉग्नाइज साइकेट्रिक इलनेस, बट क्या है उनको एक साइकेट्रिक इलनेस हो गई है आफ्टर सीइंग एंड हेयरिंग द शॉकिंग इवेंट, मतलब एक्सीडेंट को देखने की वजह से या फिर सुनने की वजह से उनको क्या हो गया, साइकेट्रिक इलनेस हो गई है, उसी इंसान को हम सेकेंडरी विक्टिम कहते हैं, जो कि कोई एक्सीडेंट को देख लेता है या उस एक्सीडेंट को सुन लेता है, जिसकी वजह से उसे क्या होती है, साइकेट्रिक इलनेस हो जाती है। अब कोर्ट ने इसमें भी कंडीशन लगाई है, कंडीशन फॉर अ सेकेंडरी विक्टिम टू क्लेम डैमेजेस। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई सेकेंडरी विक्टिम कौन होता है। अब कोर्ट ने क्या कंडीशन लगाई है, क्लोज रिलेशन, सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लोज रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए ए का एक्सीडेंट हुआ है और जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा है ना, मान लीजिए बी ने देखा है, तो बी क्या होना चाहिए, ए के क्लोज रिलेशन में होना चाहिए, मतलब इनका कोई रिश्ता होना चाहिए, बहुत पास का रिश्ता होना चाहिए, तभी बी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, ठीक है।
पहली कंडीशन तो ये थी। द क्लेमिस्ट मस्ट हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद द विक्टिम। विक्टिम जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ होने चाहिए, वो दोनों आपस में, पेरेंट्स और चिल्ड्रन होने चाहिए, मतलब बच्चे माँ बाप होने चाहिए, माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाए, बच्चा देख ले, हस्बैंड का हो जाए, वाइफ देख ले, ठीक है। फियोंसे फियोंसी, होने वाले पति ने पत्नी का देख लिया, होने वाली पत्नी का देख लिया, या होने वाली पत्नी ने ऐसा देख लिया, ठीक है। सेकंड जो हमारी कंडीशन आती है, अब एक तो ये होगा कि मतलब भाई डायरेक्ट रिश्ता था, उन्होंने देख लिया। दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एक्सीडेंट। अब द क्लेमेंट मस्ट, मतलब जिसको नर्वस शॉक हुआ है उसने क्या होना चाहिए, मस्ट सी और हियर द एक्सीडेंट, या तो एक्सीडेंट को देखा होना चाहिए, एक्सीडेंट के बारे में सुना होना चाहिए, विद देयर ओन सेंस, अपने पूरे होशो हवास में क्या होना चाहिए, उन्होंने एक्सीडेंट को या तो देखा हो या एक्सीडेंट के बारे में सुना हो। या फिर मान लीजिए कम अपॉन इट्स इमीडिएट आफ्टर मैथ, सारा खेल इसी टर्म का है, इमीडिएट आफ्टर मैथ। या फिर क्या हो कि मतलब वो एक्सीडेंट के बाद तुरंत उन्होंने वहां पर आकर क्या है, पेशेंट को देख लिया है वैसी हालत में जैसे कि वो एक्सीडेंट की हालत में थे, अगर वैसा ही उनको देख लेती है उसके बाद उसे नर्वस शॉक लगता है, तो भी वो क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, जैसे इन्होंने देख लिया है यहाँ पे। तीसरी कंडीशन क्या है, मेडिकली रिकॉग्नाइज साइकेट्रिक इलनेस। वही मैंने जो आपको मैं इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के बता रही हूँ कि उसको क्या करना चाहिए, मेडिकली रिकॉग्नाइज, मतलब डॉक्टर वगैरह बताएं कि भाई इसको साइकेट्रिक इलनेस हुई है। अब जरा सा उदास हो जाना या डर काफी नहीं है। मान लीजिए किसी ने एक्सीडेंट देख लिया, अब उसके बाद उसको डर लगने लग गया कि भाई हेलमेट पहन के जाऊंगा, नहीं तो मेरा भी कल को ऐसा ही हाल हो जाएगा। अब उसे एक दो बार सपने भी आ गए ऐसे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भाई उसको बीमारी हो गई, नर्वस शॉक लग गया, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी वो कमजोर दिल के होते हैं, किसी ने देख लिया उसकी वजह से वो थोड़ा रोने वोने लग गया, उदास हो गया, तो इसको हम साइकेट्रिक इलनेस नहीं बोलेंगे। तो क्या है, एक मेडिकली रिकॉग्नाइज साइकेट्रिक इलनेस होनी चाहिए कंपनसेशन क्लेम करने के लिए। अब हमने पढ़ा ना तीन पहला क्या है, पहला तो क्या है, क्लोज रिलेशन होना चाहिए आपस में, जो एक्सीडेंट देख रहे हैं या एक्सीडेंट के बारे में सुन रहे हैं उनकी क्या होनी चाहिए, क्लोज रिलेशन होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, मतलब क्या होता है, या तो उसी जगह पे एक्सीडेंट देखा होना चाहिए, एक्सीडेंट के बारे में सुनाना चाहिए, और या फिर इमीडिएट आफ्टर मैथ, उसके तुरंत बाद क्या है, एक्सीडेंट की हालत में लोग उन्होंने देख लिया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि मेडिकली एक साइकेट्रिक इलनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ मदर सीज हर चिल्ड्रन सीरियसली इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। अब ये बेचारी हमारी मम्मी जी हैं, इसकी मान लीजिए राहुल की मम्मी जी हैं, सॉरी राहुल अगर वीडियो देख रहे हो तो, ये आप नहीं हो, भी जस्ट एग्जांपल है, चलिए आर ले लेते हैं, राहुल को बुरा लग जाए। आर आर जो था वो बेचारा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में मर गया, और इसकी मम्मी ने क्या हुआ, इसे देख लिया। ड्यू टू द शॉक, अब इसकी वजह से क्या हुआ, उनको शॉक लग गया, उन्होंने पीटीएसडी, उनको सिंड्रोम हो गया, और फिर इसकी मदर क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी विक्टिम कहलाएंगी। चलिए सेकेंडरी विक्टिम के अब हम कुछ केस देख लेते हैं। ये भी एक प्रेग्नेंट लेडी का ही केस है, जो हमने ऊपर देखा था ना वैसा ही, बोरेल वर्सेस यंग 1943 का केस है। चलिए पहले इसमें मैं आपको फैक्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे ना इन दोनों का, ये जो गाड़ी चला रहा था और ये गाड़ी वाला बाइक वाला, इन दोनों का क्या हो जाता है, आपस में ये दोनों टकरा जाती है। और टकरा जाने की ये लापरवाही, ये नेग्लिजेंट, बड़ी तेज स्पीड में चला रहा होता है। बट ये जो आंटी होती है ना, ये हमारी प्रेग्नेंट होती है, और ये प्रेग्नेंट होती है, और ये जो स्ट्रैम है ना, इस ट्रैम के पीछे खड़ी होती हैं जब एक्सीडेंट होता है। जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, ये स्ट्रैम के पीछे खड़ी होती हैं। चलिए फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, इतना आपको समझ होगा। जॉन यंग वॉज राइडिंग हिज मोटरसाइकिल टू फास्ट। ये जो हमारे जॉन साहब हैं, ये क्या कर रहे थे, अपनी गाड़ी को बड़ा ही तेज स्पीड में चला रहे थे, उन्होंने कार को क्या करा, ठोक दिया। अब मिसेस बोरेल जो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, ये जो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, वो स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्रैम। अब ये जो ट्रैम देख रहे हैं ना, इसके पीछे खड़ी हुई थी ये, ठीक है। ये इन्होंने एक्सीडेंट प्रॉपर नहीं देखा, ये उसके पीछे खड़ी हुई थी। शी डिड नॉट सी द एक्सीडेंट, उन्होंने लो भाई, उन्होंने तो एक्सीडेंट ही नहीं देखा था, वो पीछे खड़ी थी ट्रैम के। बट हियर द क्रैश, अब उन्होंने क्या था, आपस में दो चीजें टकराएंगी, उसकी आवाज तो सुनी इन्होंने बहुत तगड़ी, बट इन्होंने एक्सीडेंट होता हुआ देखा नहीं था। अब उन्होंने क्या हुआ, अब एक्सीडेंट हुआ भैया, ब्लड ब्लड बह बह के आ गया होगा। लेटर ही सो द ब्लड ऑन द रोड, उन्होंने सड़क पे क्या देखा, खून पड़ा हुआ देखा। शी सफर्ड बैक इंजरी सर्वस नर्व शॉक, उनको बैक में थोड़ी इंजरी और नर्वस शॉक लगा, और उन्होंने क्या करा, एक स्टिल बोर्न बच्चे को, प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दे दिया। जैसे पहले वाले केस में भी था ना, वो दीवार के पीछे थी, ठीक है, बट दीवार उन्हीं के पास आके टकराई थी, वहाँ उन्होंने भी एक्सीडेंट तो देखा नहीं था, बट वो क्या, वो प्राइमरी विक्टिम थे, वो तो खुद एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, ठीक है। बट ये यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थी, ये ट्रैम के पीछे खड़ी हुई थी, बट इन्होंने फिर भी क्या करा, इन्हें नर्वस शॉक हुआ, उन्होंने एक प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दे दिया। इशू ये आया, क्या ये कंपनसेशन क्लेम कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। चलिए अब देखते हैं। अ पर्सन इज लाइबल इफ ओनली ही ओन्स अ ड्यूटी ऑफ केयर टू दैट पर्सन। अब एक मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे ये बंदा नेग्लिजेंट है, तो ये उन बंदों को ही कंपनसेशन देने के लिए लाइबल होगा जो डेंजर में होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, एक बच्ची यहीं खेल रही है, ठीक है, यहाँ पे,
तो ये इस बच्ची को देने के लिए लायबल होगा, क्योंकि ये बच्ची क्या है, इस बच्ची के प्रति इसको ड्यूटी ऑफ केयर बनता है। तो एक पर्सन मतलब ये बाइक वाला तभी कंपनसेशन देता है जब वो क्या होता, इनकी तरफ उसकी ड्यूटी ऑफ केयर होती, वो तभी कंपनसेशन देता, नहीं तो उसे कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। अ पर्सन इज लाइबल इफ ही ओन्स अ ड्यूटी ऑफ केयर टू दैट पर्सन। ये तभी लाइबल होता है जब इनके प्रति क्या होती है, इसकी ड्यूटी ऑफ केयर होती। ड्यूटी ऑफ अ ड्राइवर इज टू टेक प्रॉपर केयर टू अवॉइड इंजरी। अब ये ड्यूटी ऑफ केयर का ही मतलब बताया इन्होंने, इज टू अवॉइड इंजरी टू द पर्सन हु मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू अफेक्टेड बाय हिज नेग्लिजेंस। वही मैंने बताया था ना, इसका ड्यूटी ऑफ केयर, इसकी केयर जो है वो उन्हीं लोगों के प्रति बनती है जो इसको पता था कि भाई मैं नेग्लिजेंटली चला रहा हूँ, तो ये लोग मेरी वजह से इफेक्ट हो सकते हैं, इन लोगों को चोट लग सकती है, इनके लिए इसकी ड्यूटी ऑफ केयर बनती है। लेकिन हमारी ये मैडम क्या थी, यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैम खड़ी है, और ये तो ट्रैम के भी बहुत पीछे खड़ी थी, और वो डेंजर एरिया में तो थी नहीं। जब वो डेंजर एरिया में नहीं थी तो इसकी ड्यूटी ऑफ केयर तो इनके प्रति बनती नहीं है। मिस्टर बोरिल वॉज नॉट विद इन द एरिया ऑफ पोटेंशियल डेंजर। डेंजर एरिया में तो वो थी ही नहीं, जब वो डेंजर एरिया में नहीं थी तो उसकी ड्राइवर की तो ड्यूटी ऑफ केयर ही नहीं बनती, तो वो लाइबल ही नहीं है। द डिफेंडेंट कुड नॉट रीजनेबली फोरसी दैट हिज नेग्लिजेंस वुड कॉज शॉक टू हर हु डिड नॉट सी द एक्सीडेंट। अब देखो ड्राइवर को तो नहीं पता ना कि भाई मैं नेग्लिजेंटली चला रहा हूँ, तो एक ट्रैम के पीछे एक औरत खड़ी होगी, उसको नर्वस शॉक लग जाएगा। ठीक है, ये तो रीजनेबल फोर्स में तो नहीं है, तो ठीक है, अब उसको तो नहीं पता था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। अब ये रीजनेबल फोर्स है, इसमें हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको, ड्यूटी ऑफ केयर और रीजनेबल फोर्स। ये क्या इसकी नजर में ये थी, ठीक है, और क्या कहते हैं इसके प्रति इसकी ड्यूटी ऑफ केयर बनती, क्या ये डेंजर एरिया में थी, तो ये डेंजर एरिया में तो थी नहीं, तो कोर्ट ने इनकी अपील को डिसमिस कर दिया और इनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला। A person can claim damage for nervous shock if he or she was within a area of potential danger। मैंने बताया था ना कंपनसेशन कब मिलेगा, जब आप पोटेंशियल डेंजर में होने चाहिए, एंड हार्म वॉज रीजनेबली फोर्सिए, और क्या हो जाए, हार्म जो है वो रीजनेबली फोर्सिए होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन आपको मिलेगा। चलिए अब इसका एक और केस देखते हैं, किंग वर्सेस फिलिप्स का। ये भी सेकेंडरी विक्टिम का है। अब ये क्या हो रहा था, ये ना छोटा बच्चा जो है ना बेचारे अपने छोटी सी साइकिल को ना चला रहा होता है, छोटा ही बच्चा होता है, काफी छोटा, 3 4 5 साल का मान लीजिए। अब ये क्या कर देता है, ये ना देखता भी नहीं है पीछे और अपनी गाड़ी को ना बैक कर देता है, अपनी गाड़ी को बैक करके इस बच्चे की क्या ट्राईसाइकिल पे चला देता है। अ ड्राइवर नेग्लिजेंटली बैक्ड हिज टैक्सी विच रन इनटू अ स्मॉल बॉय ऑन अ ट्राईसाइकिल। ठीक है, जो बच्चा छोटी सी ट्राईसाइकिल पे बैठा होता है इसके ऊपर ये बैक करके गाड़ी चढ़ा देता है, बच्चे को कोई इंजरी नहीं होती है, ठीक है, बस एंड हिज इलनेस वो स्लाइटली डैमेज, और बस बच्चे को ना ज्यादा इंजरी विंजरी कुछ भी नहीं हुई होती है, इसमें बच जाता है बच्चा। ठीक है, द क्लेमेंट चाइल्ड मदर। अब ये जो बच्चे की माँ है ना, सो अ ट्राईसाइकिल। अब ये एक्सीडेंट की जगह पे तो नहीं थी, ये क्या है 70 80 यार्ड जो है ना दूर खड़ी थी, और इन्होंने एकदम से देखा तो इनके बच्चे की जो ट्राईसाइकिल थी ना उस गाड़ी के नीचे थी। ठीक है, ये पढ़िए, द क्लेमेंट चाइल्ड मदर सो अ ट्राईसाइकिल अंडर द टैक्सी। टैक्सी के अंडर देखा फ्रॉम 70 80 यार्ड अवे, मतलब इतनी दूर से देखा था उन्होंने, और जिसकी वजह से उन्हें क्या हुआ, नर्वस शॉक लग गया। उन्होंने देखा भाई उनके बच्चे की ट्राईसाइकिल जो है गाड़ी के नीचे है, बट कितनी दूरी से देखा था, 70 और 80 यार्ड से। देखिए इसमें भी वही आएगा, डेंजर के एरिया में तो वो नहीं थी। चलिए आप पढ़ लेते हैं, तो क्या इनको कंपनसेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए मैंने बताया था ना, जो होता है ड्राइवर की ड्यूटी ऑफ केयर किसके प्रति बनती है, दो ही कंडीशन है, या तो पोटेंशियल डेंजर में होना चाहिए। अब ये तो पोटेंशियल डेंजर में तो थी नहीं, 70 to 80 यार्ड ये दूर थी, तो ये पोटेंशियल डेंजर में तो आती नहीं है। एंड नॉट इन अ फोर्सिएबल रेंज, और ये तो फोर्सिएबल रेंज में भी नहीं थी कि जो ड्राइवर को पता था कि भाई इसकी नेग्लिजेंट की वजह से इनको चोट लग सकती है, ये तो ऐसे वाले एरिया में रेंज में भी नहीं आती, तो फिर क्या, उन्होंने बहुत दूर से देखा था, तो इनको कंपनसेशन नहीं मिला। द कोर्ट हेल्ड दैट द ड्राइवर कुड नॉट हैव फोरसीन दैट हिज एक्ट वुड कॉज रीजनेबली शॉक टू द क्लेमेंट। अब ये ड्राइवर थोड़ी देख सकता है कि भाई उसका जो ये फोर्सिएबल रेंज में तो नहीं है, अब ड्राइवर को तो नहीं पता ना कि भाई इनका नेग्लिजेंट एक्ट इतनी दूर के लोगों को भी नर्वस शॉक दे सकता है, तो इसलिए वो क्या होगा, इनको कंपनसेशन नहीं मिला था। अब ये हम एक और केस देख लेते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, द प्लेंटिफ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, जो प्लेंटिफ थी इनके हस्बैंड एंड चिल्ड्रन वेयर इन्वॉल्व इन अ सीरियस रोड एक्सीडेंट। अब ये क्या होता है, ये जो आंटी होती है ना, इनके पति और इनके 2 3 बच्चे जो होते हैं, इनका क्या हो जाता है, मतलब आंटी का नहीं होता, आंटी तो अपने घर पे होती है, इन तीनों का होता है बहुत तगड़ा वाला डेंजरस एक्सीडेंट हो जाता है, और ये जो होती है मोहतरमा, ये क्या होती है, घर पे होती है। अब इनको क्या करा जाता है, फोन पे इन्फॉर्म करा जाता है कि भाई आपके पति के और आपके बच्चों का ना एक्सीडेंट हो गया बहुत तगड़ा वाला, और वो क्या करती हैं, वो फटाफट तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाती है। वे शी सो हर फैमिली कवर्ड इन ऑयल एंड मड। अब जैसे अब मान लीजिए जैसे अभी तक इनका इलाज स्टार्ट नहीं हुआ था,
तो क्या देखती है, जैसे ये पहुँचती है ना, देखती है कि भाई इनके पति और ये बच्चे, जैसे वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा, सड़क पे मिट्टी-विट्टी, कीचड़-विचड़ इनके ऊपर लग गई होगी, गाड़ी से तेल-वेल निकला होगा, वैसा ही तेल-वेल इनकी बॉडी पे पड़ा हुआ था, खून निकल रहा था इनकी बॉडी से, वैसे का वैसा ही ये क्या करती है, अपने पति और बच्चों को हॉस्पिटल में देखती है। और हर यंगर डॉटर, और उनकी जो बेचारी छोटी-सी बेटी होती है, ये तो क्या होती है, मर भी चुकी होती है, ये बच्ची तो मर गई होती है, और ये क्या होता है, और बाकी बच्चे क्या है, और इसका पति क्या होता है, उनको चोट लगी हुई होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसको नर्वस शॉक लग जाता है। तो अब क्या बनता है, डिड द डिफेंडेंट, जिसने एक्सीडेंट करा था, ऑन अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ वाइफ एंड मदर। अब वो ये कह रहा है, डिफेंडेंट की ड्यूटी बनती है, ड्यूटी ऑफ केयर थी वाइफ और मदर के लिए, मतलब ये जो आंटी है, ये बच्चों की, इसकी बीवी और इनकी माँ, इसके लिए क्या होती है, उसकी ड्यूटी ऑफ केयर बनती है, क्या इनको कंपनसेशन मिल सकता है? चलिए अब हाउस ऑफ लॉर्ड का क्या कहना था, इसमें रीजनिंग देख लेते हैं। The House of Lords held that defendant owned a duty of care to the plaintiff as she was within a foreseeable range of a person who might be affected by his person। ठीक है, मैंने बताया ना पहले, उन्होंने क्या बोला कि वो उसी होंगे जो फोर्सिएबल रेंज में होगी। द प्लेंटिफ अराइव्ड एट द हॉस्पिटल विद इन 2 आवर आफ्टर द इंसिडेंट हैपन। अब ये जो आंटी जी थी, ये क्या है, 2 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंच गई थी। द डायरेक्ट विक्टिम हर हस्बैंड, देखो ये वाला रिलेशन तो हो गया ना वहाँ पे, माँ पति पत्नी का, और वो वाला तो फुलफिल हो गया है। ठीक है, द डायरेक्ट विक्टिम हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन वेर इन द सेम कंडीशन सी शो दैम। मतलब क्या था, जिस टाइम पे उनकी एक्सीडेंट हुई होगी, जैसी उनकी हालत थी ना, खून में लथपथ, तेल में लथपथ, मिट्टी लगी पड़ी है, हाथ पैर टूटे पड़े हैं, उसने हॉस्पिटल में भी उनको उसी हालत में, सेम उसी कंडीशन में ही देखा था। ये नहीं कि उनके पट्टी वट्टी हो चुके हैं, ऐसा नहीं, उसने कैसी हालत में देखा था कि वो कवर किस में थे, कवर्ड इन ऑयल एंड मड। ये इस केस लो का की पॉइंट है। ठीक है, ऐसा ही उसने देखा था, सेम कंडीशन, कवर्ड विद ऑयल मड एंड ब्लड, डिस्ट्रेस्ड विद पेन, और क्या था, दर्द से कर्रा रहे थे, और क्या था, उनकी एक बच्ची भी मर चुकी थी, तो उसने सेम जैसे एक्सीडेंट की हालत में होते वैसे का वैसा ही उनको देखा था। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या करा, अलाउ द क्लेमेंट अपील, इनके अपील को कर दिया, और इन मैडम को क्या हुआ, कंपनसेशन मिल गया। ठीक है, अ पर्सन हु इज नॉट डायरेक्ट विक्टिम कैन क्लेम डैमेजेस, क्लेम कर सकता है इफ ये विद इन द फोर्सिएबल रेंज ऑफ अ पर्सन हु माइट बी अफेक्टेड बाय द डिफेंडेंट एक्शन। ठीक है, अब ये एक और सेम वैसा ही केस है, इसमें भी आंटी जी ने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। ठीक है, जैसे उसमें भी नहीं देखा था, उन्होंने फ़ोन पे खबर मिली और वो पहुंच गई, बट उन्होंने एज इट इज कंडीशन में देखा था, ऑयल मड और इन सब में लिपटा हुआ, तो उनको कंपनसेशन मिल गया था। चलिए अब इस केस में देखते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि जो स्टेडियम होता है ना, एक स्टेडियम, ये स्टेडियम के अंदर ना मैच हो रहा होता है। ठीक है, और क्या होता है, इस मैच में ना हादसा हो जाता है, स्टेडियम क्रश कर जाता है एकदम से, पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से, और 96 लोग जो है ना मर जाते हैं। ठीक है, स्टेडियम में 96 लोग क्या मर जाते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, मैच हो रहा था, तो कुछ लोग टीवी पे देख, कुछ जो हादसे में मर गए उनके कुछ रिलेटिव जो थे टीवी पे देख रहे थे, किसी ने फोन पे सुना, किसी ने एक दूसरे से सुना। ठीक है, द सम क्लेमेंट विटनेस द इवेंट, देखा किसी ने लाइव देखा टीवी पे, किसी ने किसी से सुना, कोई हॉस्पिटल में आया, कोई तो सीधे शमशान घाटी पहुंचा। ठीक है, ऐसे करके उनको पता चला, और दे ऑल सफर्ड साइकेट्रिक इलनेस, सबको ये नर्वस शॉक लग गया भाई, और सबने क्या करा, चीफ कांस्टेबल और पुलिस को जो है इनके खिलाफ नर्वस शॉक के कंपनसेशन के लिए केस फाइल कर दिया। अब यही बनता है कि जो चीफ कांस्टेबल, जो पुलिस जो है, उनकी क्या बनती है, ड्यूटी ऑफ केयर बनती है या नहीं बनती, कंपनसेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने टीवी पे देखा, ये जो सारे लोग जिन्होंने टीवी पे देखा, ये सुना, ये बहुत दूर थे, फोर्सिएबल रेंज में तो नहीं थे। ठीक है, नॉट फोर्सिएबल थे। अब इनको थोड़ी पता था कि भाई ये टीवी पे देख के, ये फोर्सिएबल रेंज में नहीं थे, दे वेर नॉट अ डायरेक्टर, क्यों, इनकी ड्यूटी नहीं बनती। देखिए क्या बोला, हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड दैट द डिफेंडेंट डिड नॉट ओन, डिफेंडेंट की कोई भी ड्यूटी नहीं है। ठीक है, डिफेंडेंट की, हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या बोला कि डिफेंडेंट की कोई भी ड्यूटी, इनकी ड्यूटी ऑफ केयर इनके प्रति नहीं बनती। दे वेर नॉट अ डायरेक्ट विक्टिम, ना तो ये डायरेक्ट विक्टिम थे, ना ये डेंजर के जोन में थे, फोर्सिएबल रेंज में थे। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड डिसमिस द क्लेमेंट अपील, और हाउस, देखो ना तो इन्होंने एक्सीडेंट को देखा था, ना ही उनको उस कंडीशन में देखा था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या करा, इनकी अपील को डिसमिस कर दिया, हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल, और डिफेंडेंट लायबल नहीं है। चलिए गाइज, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को आपको कमेंट में आपकी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।